हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन यानी कि विलयन की, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। विलयन क्या होता है, इसके अवयवी घटकों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि विलायक और विलेय थे। विलेय के कारण हम सांद्रता निर्धारित करते हैं किसी भी विलयन की, और सांद्रता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से आपका यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। मात्रात्मक रूप से हम सीख रहे थे, जिसमें आपने द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की, साथ ही आयतन प्रतिशत की गणना की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात की, और लास्ट सेशन में हमने पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन और साथ ही मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, आज के सेशन में कुछ और मात्रात्मक टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनके माध्यम से हम सांद्रता को देखेंगे कि सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ओके, तो बच्चों चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। सॉल्यूशन की बात किया था। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवी घटकों का एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर होगा, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर के बना हुआ है। सॉल्वेंट आपका एक्वस और नॉन एक्वस हो सकता है। सॉल्वेंट ही आपका फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है किसी भी सॉल्यूशन में। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि एक से अधिक आपके सॉल्यूट वहां पर हो सकते हैं, यानी कि विलेय आपके एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अधिक मात्रा में है वो विलायक, जो कम मात्रा में है वो विलेय। सॉल्यूशन के प्रकार देखे थे, एक सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें कि विलायक आपका ठोस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें कि आपका जो विलायक होगा यानी सॉल्वेंट वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होगा, और थर्ड आपका था गैस सॉल्यूशन, जहां पर विलायक आपका गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनका प्रकार पढ़े थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, तो विलेय के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि वो आपका दिया गया जो विलयन है वो आपका डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी कि सांद्र होगा या फिर तनु होगा। ठीक है, तो डाइल्यूट और आपने कॉन्सेंट्रेटेड दो प्रकार के सोल्यूशन देखे थे। डाइल्यूट कौन से हैं? तनु जिन्हें कहा जा रहा है, यानी जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, और जिनमें विलेय की मात्रा अधिक है वो आपके सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहे जाएंगे। ओके, सांद्रता का निर्धारण किस प्रकार से होगा? यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट में आप सांद्रता को व्यक्त करेंगे? तो मास परसेंटेज सबसे पहले आपने देखा था, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत जिससे कहा जा रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था। तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो उस अवयव के द्रव्यमान को विलयन के कुल द्रव्यमान से विभाजित कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, इसके अलावा आयतन प्रतिशत की गणना हमने यहाँ पर की थी। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज भी जिसे आप कहते हैं, इसमें आप जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपके पास उस कंपोनेंट का वॉल्यूम होना चाहिए, और उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। समझ रहे हैं? यानी कि उस अवयवी घटक के आयतन को विलयन के आयतन से विभाजित करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। इसके भी हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमने मास वॉल्यूम परसेंट की बात की थी। मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी आप इसे कहते हैं, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें आप जिस भी अवयवी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान बटे आप क्या करते हैं? पूरे विलयन का आयतन और गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, इसके भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखे थे। पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे थे। आपने कहा मैम विलेय और विलायक दो चीजें हैं किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन अगर विलेय की मात्रा बहुत कम है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने 1 किलोग्राम कोई भी सॉल्वेंट लिया है, जैसे पानी ले लिया है सपोज 1 किलोग्राम, उसमें नमक बहुत कम मात्रा में डाल दिया, 0.05 ग्राम डाल दिया सपोज, तो अब हम सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे? कैसे बताएंगे कि विलेय की सांद्रता कैसे होगी? तो हम मिलियंस में, पार्ट्स पर मिलियन में उसकी सांद्रता व्यक्त करेंगे, यानी कि 10⁶ से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें द्रव्यमान उसका जो है पार्ट्स पर मिलियन में पता चल जाता है किसी भी विलेय के लिए। ओके, सांद्रता का। तो इस प्रकार से हमने वो भी कैलकुलेट किया था, न्यूमेरिकल्स देखे थे उसके। लास्ट सेशन में मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में पढ़ा था। तो जिस भी अवयव का आपको मोल प्रभाज या मोल अंश आपको कैलकुलेट करना होता है, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात आप निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाता है? फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जब आपके पास उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था। गिवन मास जो होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको
नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, जैसे 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दोनों का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है, समझ रहे हैं। यानी कि 54 ग्राम आपको जल दिया गया है, जल आपको पता है 54 ग्राम है। 58.5 ग्राम यानी 58.5 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड दी गई है। दोनों को आपस में मिला दिया गया है और दोनों का ही यानी सोडियम क्लोराइड का भी, नमक जिसे आप कह रहे हो, और पानी का भी, दोनों का आपको मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था जैसे जल का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है यानी मोलों की संख्या, तो वहां पर जल का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम है। उसको किससे भाग देंगे? जो आपका जल का मोलर मास आता है, कितना आता है? 18 आता है। ठीक है, 18 से आप 54 को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसके पश्चात सोडियम क्लोराइड का आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर घुले हुए। तो आप बताएंगे 58.5 ग्राम दिया गया आपका मास है, दिया गया द्रव्यमान है, उसको विभाजित करेंगे मोलर मास पे। ठीक है, जो कि कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। 58.5 ग्राम से 58.5 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने हैं सोल्यूशन में? 1 है। ठीक है, वहीं पर 18 से आपने 54 को डिवाइड किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के लिए, यानी कि जल के कितने मोल हैं वहां पर, तो वो कितना आ गया था आपका? 3 आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है पहले सोडियम क्लोराइड का कितना वहां पर मोल फ्रैक्शन होगा। तो सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या 1, विलियन के मोलों की संख्या में क्या आ जाएगा? जल के मोलों की संख्या, और उसमें प्लस कर दोगे सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या 3 निकाला था, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या 1, तो कितना हो गया टोटल? 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 आ जाएगा कैलकुलेट करके। देन आप क्या करेंगे? इसके बाद जल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। जल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे कह रहे हो, जल के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी निकाली थी? 3 निकाली थी। विलियन के मोलों की संख्या अभी कैलकुलेट की, 4, 3/4 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके 0.75। ठीक है, तो इस प्रकार जल का मोल प्रभाज 0.75 आ गया और NaCl का मोल प्रभाज आपका 0.25 आ गया। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? विलायक विलियन में जो भी वहां पर उसके अवयवी घटक है, उन सभी के मोल प्रभाज का जो कुल योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जल का जो मोल प्रभाज है वो 0.75, NaCl का मोल प्रभाज 0.25, दोनों को ऐड कर लिया, साइड में आप देख रहे हैं तो 1 आया है। ठीक है, तो यानी कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है, जो आपने कैलकुलेशन की है मोल प्रभाज की, वो कैसी है? वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। चलिए, आपके ही बुक का न्यूमेरिकल है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 के मोल अंश की आपको गणना करनी है यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो। ठीक है, प्रश्न क्या है आपके पास? एथिलीन ग्लाइकोल जिसका अणुसूत्र आपको दिया गया है C6C2H6O2, ओके, के मोल अंश या मोल प्रभाज जिसे आप कह रहे हो, की गणना कीजिए यदि विलयन में जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है,
देखो आपके पास क्या क्या दिया गया है। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 आपको उसका अणुसूत्र दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का। इससे आप किसकी गणना कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास की गणना कर लेंगे। और क्या बताया गया है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय है वहां पर, और विलेय का आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा बच्चे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100, यही होता है। आपने कहा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, यानी कि जो C2H6O2 है उसका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया गया है बच्चों, 20% दिया गया है। ठीक है, 20 दिया गया है। 20% कैसे बनाओगे, देखो अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 100 ग्राम का आपका विलियन है, 100 ग्राम विलियन है, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया गया है विलेय का, बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 20 है। विलेय का द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करना है, विलयन का द्रव्यमान कितना मान लिया आपने, 100 मान लिया, 100 इंटू 100। ठीक है, इसको अब मैं मान लेती हूँ, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह x हम ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 20। तो यानी कि 20 ग्राम क्या है यहाँ पर, विलेय की मात्रा है। तो विलेय की मात्रा आपको पता चल गई 20 ग्राम। ठीक है, यानी C2H6O2 का द्रव्यमान यहाँ पर क्या है बच्चे, जो दिया गया द्रव्यमान है वो है 20 ग्राम। ठीक है, अगर आपको 100 ग्राम विलयन बनाना है, समझ रहे हैं। इसके पश्चात क्या पूछा जा रहा है आपको, आपको निकालना है आणविक द्रव्यमान। मोलर मास की गणना करोगे ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कार्बन का जो द्रव्यमान होगा उसके 2 परमाणु, उसको गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप निकालेंगे। तो कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 इंटू 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इन C2H6O2। ओके, C2H6O2 के कितने मोल्स हैं उस सॉल्यूशन में, तो वो पता करने हैं। ठीक है, C2H6O2 के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। किसका है ये, C2H6 का है। तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना था, 20 था। ठीक है, और आपने आणविक द्रव्यमान कितना निकाला, 62 निकाला, कितना हो गया टोटल, 0.322 मोल आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो आपको निकालना है मोल प्रभाज, किसका, C2H6O2 का। तो मोलों की संख्या आ गई आपके पास यहाँ पर, ये मोलों की संख्या है आपकी। ओके, और जल के मोल कैसे निकालोगे बताओ, जल के मोल, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल को आप मान रहे हो कि जल में सपोज मिला गया है, तो जल क्या है आपका, जल आपका हो गया विलायक। ठीक है, विलायक हो गया। विलायक का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हो बताओ, आपने बोला था विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे, विलयन के द्रव्यमान से माइनस कर दोगे किसको, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, यही होगा। चूंकि आप विलयन का द्रव्यमान क्या मानते हो कि विलेय और विलायक को प्लस करेंगे तो आपका विलयन मिल जाएगा। तो विलायक का कैसे निकालोगे, या विलेय का भी कैसे निकालोगे, विलयन के द्रव्यमान से दूसरे कंपोनेंट को माइनस कर दोगे। तो विलयन आपने कितना माना था, विलयन आपने यहाँ पे 100 ग्राम माना था, कि हमारे पास 100 ग्राम का विलयन है पूरा। ठीक है, उसमें से माइनस कितना करना है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान आपने कितना बताया, 20 ग्राम, जो सोल्यूशन में उपस्थित है उसकी बात कर रहे हैं।
आणविक आणविक द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका 20 ग्राम यहाँ पर आपने मिलाया है, ठीक है। तो जल का द्रव्यमान कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। अब इस 80 ग्राम से मोलों की संख्या निकालोगे कि विलायक के मोलों की संख्या कितनी होगी वहां पर, ठीक है। तो विलायक क्या है, जल, जल का दिया गया द्रव्यमान, यानी कि जो वहां पर उपस्थित है जल सॉल्यूशन में वो कितना है आपका 80 ग्राम है, ठीक है, 80 ग्राम। और जल का आणविक द्रव्यमान, तो जल क्या है आपका H2O, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है उसको 2 से गुणा कर दोगे और प्लस आपका ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। मोलर मास की बात करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, अदरवाइज आप जूल में ले लेते हो, ठीक है। तो 18 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, जल के मोल निकालने हैं, जल के मोल या जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम, आणविक द्रव्यमान कितना है 18, तो 80 को 18 से डिवाइड कर देंगे, 4.44 मोल आ जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, जल के मोलों की संख्या आ गई। प्रश्न में आपको क्या पूछा गया था, प्रश्न में आपको पूछा गया था कि एथिलीन ग्लाइकोल जो C2H6O2 है उसका मोल प्रभाज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बताओ, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज बराबर, एथिलीन ग्लाइकोल को C2H6O2 लिख लूं, के मोलों की संख्या, अनुपात होता है ना मोलों की संख्या का, बटे C2H6O2 प्लस H2O के मोलों की संख्या, ठीक है। यानी दोनों की मोलों की संख्या को क्या कर दोगे आप, जोड़ लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए C2H6O2 के मोलों की संख्या आपने कितनी कैलकुलेट की थी बताओ, 0.322 कैलकुलेट की थी, ओके। उस 0.322 को किससे डिवाइड करोगे, 0.322 प्लस जो आपने अभी जल के मोलों की संख्या निकाली है कितनी 4.44, ओके 4.44, ओके। इनको प्लस कर देंगे आपस में और देन इससे जो भी टोटल आएगा उससे आप 0.322 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। और अगर इसमें आपको जल का निकालना होता फिर आप क्या करते, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, ओके। देन क्या कहा मैंने, अगर जल का मोल प्रभाज निकालना होता फिर क्या करते हैं आप लोग, जल के मोलों की संख्या जल यानी H2O, ठीक है, अपॉन क्या होता C2H6O2 प्लस H2O के मोलों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 4.444 आपने ये लिया अपॉन 0.322 प्लस 4.444, ओके। इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जल का मोल प्रभाज मिल जाएगा, जिसको आप काई ग्लाइकोल काई जल कह रहे हो। मोल प्रभाज को हमने बताया था काई से आप व्यक्त करेंगे, एक्स भी कहीं कहीं पर आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको न्यूमेरिकल को नोट करेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आवश्यक नहीं है कि आपको सब कुछ क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा दिया हो कि मोलों की संख्या दिया गया है, आपको विलेय का भी विलयन का भी, उसके बाद आपको मोल प्रभाज निकालना है। आपके पास सिंपल बताया गया था कि C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का अणुसूत्र है। अणुसूत्र क्यों दिया गया है, ताकि आप आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हो सकता है किसी किसी नॉर्मल आपके जो कॉमन
कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको अणुसूत्र भी ना दिया गया हो। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होते हैं। ओके, इसके पश्चात आपको द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर दिया गया था, तो द्रव्यमान प्रतिशत से आप क्या निकाल लेंगे? उसका द्रव्यमान निकाल लोगे। ठीक है, फिर द्रव्यमान आपने निकाल लिया, फिर उसके अनुसार आप फिर विलायक का भी द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलायक का द्रव्यमान मिल गया, विलेय का द्रव्यमान मिल गया, गिवन मास आपको वो मिल गया है। उसके पश्चात आप आणविक द्रव्यमान तो आप निकाल ही लोगे अणुसूत्र से। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पहले द्रव्यमान निकाला, द्रव्यमान आपको मिल गया था, उसके बाद आपने फिर यहाँ पर क्या निकाला? आणविक द्रव्यमान निकाला पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपने इथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलों की संख्या है वो निकाली। फिर आपने क्या किया? जल कितना वहां पर उपस्थित है, जल का द्रव्यमान कितना है, तो आपने कहा विलयन के द्रव्यमान से हम विलेय का द्रव्यमान माइनस कर देंगे तो वो आपका विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। क्योंकि विलायक का द्रव्यमान हमें पता चल गया है, गिवन जो मास है वो, तो अब हम आणविक जो द्रव्यमान होगा उसको कैलकुलेट करके फिर क्या कर सकते हैं? उसके मोलों की संख्या वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर किया। फिर जब हमें दोनों की मोलों की संख्या प्राप्त हो गई है, जल की भी और एथिलीन ग्लाइकोल की भी, तो हमने दोनों के मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है मोलैरिटी, जिसको आप मोलरता भी कहते हैं। ठीक है, मोलरता क्या है आपकी? आप यहाँ पर विलियन लेंगे, 1 लीटर, यानी कि विलियन के आयतन की बात आप करते हैं, उसमें आप घुले गए जो घुल रखे हैं उसमें डिजोल्व हैं या सॉल्युबल हैं विलेय, उनके मोलों की संख्या को विभाजित करेंगे तो आपको विलियन की मोलरता पता चल जाएगी। क्या कहा मैंने? जो भी मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा यानी विलेय के मोलों की संख्या होगी, उसको विलियन के आयतन से आप अगर विभाजित करते हैं तो उसको आपका क्या कहा जाता है बच्चे? मोलरता कहा जाता है उस गिवन सॉल्यूशन की। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter or 1 cubic decimeter of the solution or millimole of solute present in 1 ml of solution। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? अगर हम कहें कि 1 लीटर सॉल्यूशन आपने लिया है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मोलैरिटी m की बात कर रहे हैं। अगर मैं कैपिटल M से मोलैरिटी को दिखाऊं, ये आपका m है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सपोज NB हमने पहले लिया था पहले सेशन में, तो वही NB में ले रही हूँ। और आपका लीटर सॉल्यूशन का जो पूरा आयतन है वो सपोज आपका क्या है? VA + B है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? VA + B अगर 1 लीटर हो गया तो जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के वहां पर है वही उसकी क्या होगी? मोलरता होगी। तो हमने VA + B की जगह क्या रख दिया बच्चे? 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? M इज डायरेक्टली इक्वल टू NB। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर का आपने कोई सोल्यूशन लिया, ठीक है, उस 1 लीटर में आप देख रहे हो सोल्यूशन, पूरे विलियन की बात हो रही है, 1 लीटर विलियन में आपके कितने विलेय वहां पर नंबर ऑफ मोल्स घुले हुए हैं, उसी को आपका मोलैरिटी कहा जा रहा है उस विलियन की। ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी को व्यक्त भी किया जाता है। मोलैरिटी क्या होता है आपका? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन आप बोल सकते हो, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे। तो मोलरता बच्चे क्या है आपकी? निश्चित ताप पर आपका 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आप विलेय के मोलों की संख्या ले रहे हैं, नीचे आप क्या ले रहे हो? लीटर में आयतन ले रहे हो विलियन का। ओके, देन आपका फॉर्मूला हो गया मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, ब्रैकेट में लीटर में। ठीक है, यदि विलियन का आयतन V लीटर है तो उसमें विलेय के n मोल उपस्थित हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V। ओके, मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि मोलों की संख्या मोल में लोगे और लीटर आपका क्या है? आयतन का यूनिट हो जाएगा, तो मोल पर लीटर मोलरता की आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यदि W विलियन का अणुभार है
जो कि ग्राम में है, वी विलियन का आयतन जो कि मिलीलीटर में है, एम विलय का अणुभार है तथा कैपिटल एम विलियन की मोलरता हो, तो फिर क्या होगा? तो आप फिर क्या करते हैं बच्चों, एन की जगह, एन क्या है? मोलों की संख्या है विलय की, तो विलय की मोलों की संख्या आप कैसे निकालते हो? विलय के मोलों की संख्या, जिसको आपने स्मॉल एन बोला है, वो आप कैसे निकालते हो? जो भी वहां पर दिया गया उसका भार होता है, जिसको आपने लास्ट सेशन में स्मॉल डब्ल्यू बोला था, अपॉन आपका क्या हो जाता है? कैपिटल एम हो जाता है, जहां पर ये दिया गया द्रव्यमान है सॉल्यूशन में, और ये आपका क्या है? आणविक द्रव्यमान होगा। ओके, तो एन की जगह वैल्यू क्या रख दोगे आप? W अपॉन एम रख दोगे। दूसरा क्या लिखा है इसमें? विलियन का आयतन मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर यानी आपका 1000 से आप क्या कर दोगे? उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, तो आप कैपिटल एम, जहां पर आप मोलैरिटी का अगर कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्ट अगर आपको मोलों की संख्या नहीं दी गई है, आपको सोल्यूशन में बताया गया है विलेय कितना है और इसके अलावा विलायक कितना है ये बताया गया है, तो फिर आप वहां से क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और चूंकि आपको आयतन बताया गया होगा, तो फिर आप क्या कर लेंगे? वहां से पूरा मोलैरिटी उसकी बता देंगे, और मोलरता का मात्रक क्या है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मोल पर लीटर है। क्यों? क्योंकि जिस मोल की संख्या की आप बात कर रहे हैं, ये मोल में आएगी इसकी यूनिट, और ये पर के लिए क्या? पर का मतलब क्या है? अपॉन में, ठीक है, मोल अपॉन लीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ओके, इसका क्या हो गया? मात्रक। तो ये मोलरता हो गई आपकी। मोलरता से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देख के आएंगे कि किस प्रकार से हम मोलरता को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मोललता की बात करेंगे, मोलैलिटी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आपने विलियन का जो आयतन लिया है लीटर में अपॉन में, उसकी जगह आप विलायक का द्रव्यमान लेंगे और वो किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, ऊपर आपका विलेय के मोल ही आएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या बता दोगे? किसी भी विलियन की मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां पर प्रेजेंट है, वही आपकी उस सोल्यूशन की क्या हो जाएगी बच्चे? मोलैलिटी हो जाएगी। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोल प्रभाज का एक न्यूमेरिकल देखा, साथ ही साथ मोलैरिटी की बात की और मोललता को भी थोड़ा सा समझा, ठीक है। आने वाले सेशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।